तो चलिए आज का सेट करते हैं, सेट नंबर 7 2012 का क्वेश्चन। और आज 2012 से 15 क्वेश्चन्स मिलने वाला है। अभी तक 10 क्वेश्चन मिल रहा था, 2006 से 11 तक 10-10 क्वेश्चन पूछा जाता था। अब मिलेगा 2012 से 15 क्वेश्चंस, और आज तक 2022 तक 15 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ओके, एवरीबॉडी नोज वेल। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट कीजिए। आंसर कंटिन्यू रखिए बच्चों, ये अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हु रोड द प्ले रत्नावली। रत्नावली एक फेमस बुक है हिंदी लिटरेचर में, और ये कौन लिखा हुआ है, किसके द्वारा लिखा गया है। ये चार्ट देख रहे हो, ABCD, विक्रमादित्य, राजा वर्धन, अशोका, हर्षवर्धन। तो स्टूडेंट का आंसर आ रहा है सी, जो बिल्कुल राइट आंसर है, सी ही होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी आंसर होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन साहब लिखे हुए हैं रत्नावली। रत्नावली एक खूबसूरत सी क्या बोलते हैं, रत्नावली खूबसूरत गार्लैंड के बारे में है। थोड़ा सा इसको शेयर करता हूँ रत्नावली के बारे में। यहाँ पे देखिए, एक प्रीसियस गार्लैंड होता है। रत्नावली का मतलब होता है एक कीमती गार्लैंड। ठीक, ये एक संस्कृत ड्रामा था जो खूबसूरत प्रिंसेस का नाम रत्नावली रखा गया था। ठीक, और एक ये ग्रेट किंग नेम उड़ायना, उसके बारे में मतलब राजा के द्वारा में इसमें चर्चा किया गया है, और भी बहुत सारी चीज़। देखिए ये ऊपर देखोगे तो ब्रीफ में हर्षवर्धन के बारे में है, ये आप देखोगे तो ये हर्षवर्धन के बारे में समरी है कि वो क्या थे हर्षवर्धन। तो आप बोल सकते हो कि उनको पॉपुलरली नोन एज हर्षा, हर्ष के नाम से जानते थे, खासकर हर्षवर्धन को हर्ष के नाम से जानते थे। और वे एक इंडियन एम्परर थे जो हु रूल्ड नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 606 टू 647, मतलब कि 647। ही वॉज ए मेंबर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। सभी को पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, वर्धन डायनेस्टी के मेंबर कौन था, तो हर्षवर्धन थे। 2006 मतलब 606 ईस्वी से 647 ईस्वी में वो नॉर्थ इंडिया में वो शासन उनका था। वो भारतीय एम्परर थे, ठीक, जो कम से कम 40 से 42 साल शासन किए थे नॉर्थ इंडिया पे। वो एक वर्धन डायनेस्टी के मेंबर भी थे हर्षवर्धन। आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, अच्छे से अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो अलग अलग डायनेस्टी पढ़े होंगे, अलग अलग वंश पढ़े होंगे। तो रत्नावली एक हिंदी लिटरेचर का एक बुक है। आप NCERT बुक पढ़े होंगे तो +2 तक चैप्टर में कहीं ना कहीं हिंदी में ही मिला होगा रत्नावली। ठीक, और इसमें एक चीज़ बताया गया है कि ये वन ऑफ द फर्स्ट टेक्सुअल रेफरेंसेस टू द सेलिब्रेशन ऑफ होली, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स हैज़ बीन फाउंड इन द टेक्स्ट। जो होली जो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, तो कब से मनाया जाता है ये कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, लेकिन बहुत पहले से होली मनाया जाता है, जिसका प्रूफ, जिसका प्रमाण मिलता है इस बुक में ही। कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन की बात की गई है होली, जहाँ से जो फेस्टिवल ऑफ कलर्स है यहाँ फाउंड किया गया था इस 606 ईस्वी में। तो बहुत पहले से होली भी मनाया जाता है, तो एक अलग से रेफरेंस दिया जाता है, मतलब कि रेफरेंस मिलता है इस टेक्स्ट में। ओके, तो कुल मिला के इसका कंक्लूजन ये निकला कि हर्षवर्धन ही रत्नावली के लेखक थे। ओके, आते हैं अपने पॉइंट पे। ये रहा रत्नावली का रिसर्च थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस कीजिए। ये भी मिला हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे लगता है 100% स्टूडेंट आंसर सही देंगे। और मैं स्टूडेंट से बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन है वो बहुत रिपीट करता है। मेरा साउंड बहुत कम आ रहा है क्या जी, एक दो स्टूडेंट का कहना है।
जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी जिस क्वेश्चंस पे जिसका पूरा डीप, वैसे तो डीपली बता ही रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन जहाँ जहाँ इमेज के साथ उसका रिसर्च, उसका स्टडी जो मिल रहा है, एक्स्ट्रा थ्योरी, उसको मैं ज़रूर बताऊँगा। बहुत स्टडी किया गया है, बहुत हार्ड वर्क किया गया है कि अच्छे से ईजी वे में समझाया जा सके, जिसके थ्रू दिलो दिमाग में छप जाए हर एक क्वेश्चंस, हर एक ऑप्शंस। समझ रहे हो ना, कि पूरा 15 साल का प्रीवियस रगड़ डालो, जिसके बेस पे क्वेश्चंस आए, या कोई रिपीट करे तो कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, इस बार कैसे भी गर्द उड़ा देना है, तबाही मचा देना है। समझ रहे हो ना, अच्छे वे में बोल रहा हूँ मैं। तो ध्यान दीजिएगा, इससे 2 क्वेश्चन बनता है बच्चों। स्टूडेंट का जो आंसर है, जो स्टूडेंट डी बोल रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, होगा डी। कल ही शायद पूछा हुआ था, तो 10 या 11 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, यही वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर किसके द्वारा लिखा गया। इस पे 2 क्वेश्चन बनता है। 2 क्वेश्चन किस तरीके से, एक बनेगा कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर के लेखक कौन है, तो आप टैगोर बोलोगे। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से बुक से लिया गया है। ठीक है, तो एक तो पूछा जा चुका है सीधा ऑथर के नाम, क्योंकि ये जो है ना एक शीर्षक है, समझ रहे हो ना, ये एक शीर्षक है किसी पोइट्री का, किसी पोइट्री का नहीं, समझो कि एक पोइट्री का ही एक शीर्षक है। कविता का शीर्षक समझते हो, ये है, और उस कविता कहाँ से लिया गया है, वो पोइट्री कौन से बुक से लिया गया है। तो गीतांजलि इसमें बारे में आपको बताया गया था, इसमें LI होना चाहिए, मिसप्रिंट है, अंडरस्टूड होना चाहिए। तो आपको बताया था कि ये बहुत शानदार, बहुत फेमस बुक था गीतांजलि, जिसके द्वारा मतलब कि इतना ज़बरदस्त था कि इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा रविन्द्रनाथ टैगोर का थोड़ा दर्शन करना चाहते हो तो दर्शन कीजिए, इनके बारे में थोड़ा सा समराइज जान सकते हो, मतलब कि उस पोइट्री के बारे में। देखो, ऐसे तो हिंदी में वो लिखते थे रविन्द्रनाथ टैगोर, हिंदी के एक शानदार, एक महान लेखक, समझ सकते हो। हिंदी लिटरेचर में बहुत सारे हैं, इनका बहुत बुक्स भी है, बहुत पोइट्री भी है। तो उस गीतांजलि का ये कवर पेज देख रहे हो, ये बुक का कवर पेज है गीतांजलि का ही। तो इसमें बहुत सारे कविता हैं। ठीक है, वो बुक मेरे पास भी है, हिंदी में ही है, उसमें बहुत सारे पोइट्री मैं भी पढ़ा हूँ, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फेमस पोइट्री है ये। ठीक, तो ये हिंदी में ये है, चाहो तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो जब आपको टाइम मिले, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, आ जाना चाहिए। लेकिन शुद्ध हिंदी में है, कुछ बड़े बड़े वर्ड्स भी हैं, लेकिन है शानदार। अगर इसका मीनिंग निकाला जाए तो मैं समझाऊंगा तो 1 घंटे लग जाएगा, लेकिन इसका मेन हम चीज़ पे फोकस करेंगे। ठीक, कि ये जो शीर्षक है इसके लेखक टैगोर है, और ये बुक लिया गया है गीतांजलि बुक से। ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी शानदार क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर से है। बताइए, 12-13 चैप्टर पढ़ चुके हैं तो बिल्कुल आंसर सही दोगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, प्लीज़ रिप्लाई एज फास्ट एज पॉसिबल। यू हैव ओनली 1 minute, so you have to answer within 1 minute. Okay, go fast. मैंने बुक का नाम बता चुका हूँ, जानवी रानी। ध्यान से थोड़ा सुना कीजिए, ठीक है। एक दूसरे के मैसेज पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, अपना मैसेज बस सेंड कीजिए और स्क्रीन पे फोकस कीजिए, साउंड पे फोकस कीजिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक, उस टाइम से मैं गीतांजलि गीतांजलि कर रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ, क्या मूवी का नाम बता रहा हूँ कि कोई क्रिकेट प्लेयर की नाम ले रहा हूँ। गीतांजलि तो बुक ही है, वही बुक से लिया गया है। सोनू कुशवाहा क्या बोल रहे हैं सर? एक बात पूछना था। 2 बात पूछिए, सुन रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ, रिप्लाई कीजिए, सेंड कीजिए। तो स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट आंसर ए होगा।
जो भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं इसमें एक ऐसा सेंटेंस था जो कि गलत था। ये कौन क्या बोल सर, आवाज़ बहुत कम आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? एक दो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, वो आपके तरफ इशू है, या तो नेटवर्क इशू या ईयरफोन इशू, फ़ोन इशू, कोई ना कोई इशू है आपके साइड में। लेकिन बाकी जो भी 250 प्लस 300 प्लस स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनका कोई इशू नहीं है। तो बच्चों क्या ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गलत भी दिया है, बिल्कुल दिया है, ये कौन सी बड़ी बात है? मतलब कि ये चीज़ मैं बता चुका हूँ 2006 से लेके, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, 2006 से लेके 11 तक देखोगे क्वेश्चन पेपर तो उसमें 2-2 का एवरेज है, मतलब कि हर एक पेपर में 2-2 क्वेश्चंस या ऑप्शंस में गलत दिख रहे होंगे, ठीक है। और इस पीडीएफ में बताया भी हूँ, एरर बताया हूँ एकदम क्या बोलते हैं स्पष्ट रूप से कि कहाँ कहाँ एरर है, बुक में क्या दिया है, होना क्या चाहिए था, बता चुका हूँ। तो एरर तो है, बुक्स में एरर है, मिसप्रिंट भी ज़्यादा है। अगर बुक लिए होंगे और बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और इस इंग्लिश में जो इस इंग्लिश पीडीएफ में और आपके बुक के पीडीएफ में अगर दोनों मैच करोगे तो डिफरेंस मिलेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस जो गलत मिल रहे हैं, लेकिन इस पीडीएफ में जो बता रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। पहले आता था 5-6 ईयर में क्वेश्चन कुछ गलत दिया था, लेकिन उसके बाद 12 से मुझे लगता है कि नहीं संख्या में होगा ही नहीं, मिलेगा नहीं, इतना गलती नहीं देगा। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बिल्कुल शानदार आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, और यही आशा के साथ भी रहेंगे कि बिल्कुल सही क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। सही है, कोई ख़राब थोड़ी बोले हैं। जी हाँ, प्रिया का कहना है कि सर बोले कि जिसको भी प्रॉब्लम है सुनने में वो अपने कान में मोबिल डाल ले, मोबिल डालो, पेट्रोल डालो, केरोसिन तेल डालो, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ कि एक लकड़ी लो और खरगोश लो, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया सुनाई देगा। लेकिन ठीक है, कोई ना कोई इशू आता होगा, इसीलिए उनको कोई जानबूझ के तो है नहीं कोई इशू आता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिट वो रखो। नेटवर्क इशू को अपने कंट्रोल में तो है नहीं, जो अपने कंट्रोल में है वो तो किया जा सकता है, अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो। तो बच्चों आते हैं पॉइंट पे, डे आफ्टर डे नहीं होना चाहिए, डे बाय डे होना चाहिए, ओके। इसलिए ये इस सेंटेंस में एरर है। सेकंड सेंटेंस देखिएगा तो बिल्कुल डे बाय डे है, बिल्कुल राइट सेंटेंस है। सी सेंटेंस भी बिल्कुल सही है और डी भी सही है। सब कुछ देखा जाए तो बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। बी सी डी में ए में एरर होने का कारण यही है, मैं आप लोग को रूल बताया हूँ नाउन में चैप्टर में, नाउन चैप्टर में कि एक नाउन के बाद एक प्रीपोजिशन आए और फिर नाउन रिपीट करे तो वो नाउन सिमिलर होता है वो नाउन सिमिलर होता है। डे बाय डे होता है, रो अपॉन रो होता है, बताया था ना। ऐसे टाइप पे बहुत सारे वर्ड्स लिखवाया होगा, ध्यान रखना। शिवम भाई का कहना है सर माई इंग्लिश कंपेनियन पर क्वेश्चंस कैसे खोजें। अभी उसी दुनिया में हो ना, माई इंग्लिश कंपेनियन दोनों चैनल है, तो आप सब्सक्राइब वाले चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्सक्राइब किए हैं तो वहाँ पे क्विज क्वेश्चन मिलेगा, और एक ग्रुप वाला चैनल है, 2 चैनल है सेम नाम से। तो जो ग्रुप वाला चैनल है उसके फाइल्स में जाना, आप एकदम इजीली मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना, फाइल्स में जाना और उसमें से ढूंढ लेना, सीधा उसमें टाइटल दिया होगा, जो आपको चाहिए मिल जाएगा, दिक्कत क्या है। आप सोचो कि अभी तक ग्रुप ही नहीं मिला तो क्या किया जा सकता है। टेलीग्राम चैनल पे माई इंग्लिश कंपेनियन सही है स्पेलिंग लिखिए, 2 चैनल दिख जाएगा एक ही बार में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जिया प्रिया का एक रिप्लाई है, मैसेजेस है कि सर आपको गुस्सा नहीं आता है और आपके भाई रोहित सर को इतना गुस्सा क्यों आता है सर जी, हरदम गुस्सा में ही रहते हैं क्यों? क्योंकि आप लोग खून खौलाते होंगे, ऐसा कोई हरकत करते होंगे बेहूदगी वाला, बकलोलपन और ढकलोलपन दिखाते होंगे, इसलिए गुस्सा आ जाता होगा। और मेरे को तो भाई गुस्सा दिलाते नहीं, और दिलाने के बच्चे कोशिश भी करते हैं, तो मुझे तो आता नहीं, मुझे पता है बच्चों को कैसे हैंडल करना होता है।
गुस्सा मत दिलाया करो जी, काहे भैया सबको परेशान करते हो आप सब। अच्छा, अटेंड करना क्वेश्चन नंबर 4। कुछ कुछ तो ऐसे सॉफ्ट हो रहे हैं, लग रहा है कि उनको पता ही नहीं है। चलो आते हैं अपने पॉइंट पे। किसी किसी का कहना है कि सच में सर आप भाई है। हाँ जी, मेरे रियल ब्रदर है, यंगर ब्रदर है, मेरा छोटा भाई है, और रितेश सर भी मेरे छोटे भाई हैं, तीनों भाई ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पे आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी, ठीक है, डी। आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन, आपको दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आते हैं अपने पॉइंट पे बच्चों, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस 4 ऑप्शन में एक जो क्वेश्चन है, मतलब कि एक जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, बाकी के 3 गलत है। लेकिन गलत क्यों है, इस पे फोकस कीजिए। इसको मैं जूम करूंगा तो चारों ऑप्शन कैसे दिखेगा, आप रोटेट कीजिए तो। चलो मैं जो जूम किया थोड़ा सा और, देखना। आप दिखाई दे रहा है ना? अरे दोनों चैनल में ज्वाइन कीजिए, आलिया खातून कौन सा चैनल नहीं, माई इंग्लिश कैंपेन के दोनों चैनल में ज्वाइन हो जाइए। मैं कितने बार आप लोगों से बोलूं कि अगर आपको नहीं मिलता है चैनल तो मेरे मोबाइल नंबर जो है, फ़ोन नंबर है, उससे तो कम से कम कनेक्ट कर लीजिए। परेशान बच्चे रहते हैं, देखा नहीं जाता, इसलिए नंबर कम से कम यहाँ पे रिवील किया हूँ कि वहाँ से कम कर लीजिए कनेक्ट। अब इससे ज़्यादा क्या करो, कितने बार स्टूडेंट से बोलो। ए नंबर जो है ऑप्शन, इसमें एबिलिटी ऑफ नहीं होगा, एबिलिटी 2 होगा, और एबिलिटी जब 2 लगता है तो 2 के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, टू रीड हो जाएगा। वी वर नॉट एबल टू स्टॉप लॉफिंग, इसमें देखोगे तो ये सेंटेंस में हाँ वाज वर का यूज़ नहीं करेंगे, वी आर का यूज़ करेंगे, मतलब इज एम आर एबल टू का यूज़ होता है, ठीक है, इज एम आर एबल टू का, इसलिए यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे, इसलिए ये भी सेंटेंस गलत हो जाता है। और सी नंबर सेंटेंस गलत होने का कारण ये है कि टेक्नोलॉजी है, सब्जेक्ट एक नॉन लिविंग थिंग, तो यहाँ पे दियर का यूज़ नहीं करके हम लोग इट्स का यूज़ करेंगे, इसलिए ये सी ए बी सी जो है सेंटेंस गलत है। डी सेंटेंस बिल्कुल और राइट है। तो ये ग्रामर से था, इंग्लिश ग्रामर अच्छे से पढ़े होंगे तभी पता चलेगा कि वो वर्ब कहाँ यूज़ करना है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ करना है, कहाँ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, समझ रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, थोड़ा मैं पूरा जूम कर दूँ, एक क्वेश्चन दिखाना है ना। देखिए अब शायद अच्छे से दिख रहा हो क्वेश्चन नंबर 5। अरे भाई कोई लिंक भेजी दो, जो परेशान है, मैं इंग्लिश कैंपेन पे जाके वहाँ से कॉपी पेस्ट करके लिंक भेजी दो, या कोई स्पेलिंग लिख ही दो, ये बकलोलवा सबको। बच्चों इसका ये जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि प्लीज़ चार्ज दिस अमाउंट डैश माई अकाउंट। तो ये अमाउंट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा, वो कौन सा प्रीपोजिशन होगा। तो अमाउंट के साथ हमेशा टू का यूज़ करते हैं, ओके, फॉर अगेंस्ट विद होगा नहीं। इसका हिंदी कह रहा है कि कृपया मेरे अकाउंट में आप जो रकम है, जो अमाउंट है, उसको चार्ज कर दीजिए, मतलब कि ट्रांसफ़र कर दीजिए का सेंस है, डाल दीजिए, ठीक।
भरपाई कर दीजिए, चार्ज कर दीजिए। तो 2 होगा बिल्कुल सही आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। लिखा है टू बी टेकन अबैक मीन्स। देखो आपको दिखेगा टू बी टेकन अबैक, अबैक बैक का मतलब रिटर्न आपको लग रहा होगा, पीछे जाना। तो हो सकता है स्टूडेंट ए देंगे। टू बी टेकन अबैक एक इडियम्स एंड फ्रेज से क्वेश्चन है, ठीक, एक फ्रेज है टू बी टेकन अबैक, मतलब कि एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन कह सकते हो। तो इसका मतलब होता है शॉक्ड होना। आई मीन मेरा कहना मतलब है टू बी टेकन अबैक का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। तो हिंट दे चुका हूँ, बता ही दो। तो आश्चर्यचकित होने का सेंस होता है, इसको लिख लो, इसको ये रिपीट किया है मुझे लगता है कि 2021 में ही रिपीट किया था, पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया था टू बी टेकन बैक, जिसका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। तो आंसर हो जाएगा बी, सरप्राइज का मतलब होता है। बाकी जो है अलर्ट होना, चौकस होना ये होगा नहीं, गुस्सा होना होगा नहीं, और लौटना वापस जाना होगा नहीं। आश्चर्यचकित होना, शॉक्ड होना, सरप्राइज होना। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फोर्टिट्यूड इज। फोर्टिट्यूड का अगर मैं हिंट दूं, हिंट देने के पहले पहले आप कोशिश कर लीजिए, मैं हिंट दूंगा तो मुझे लगता है आप बना ही दोगे। तो बिल्कुल सही आंसर है जो स्टूडेंट ए बोल रहे हैं। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है साहस। इसका सिनोनिम बताना है फोर्टिट्यूड का। तो जो स्टूडेंट ए बोल रहे हैं, जिसको हम धैर्य बोलते हैं, जिसके पास दृढ़ता है, साहस है, सहन शक्ति है, मतलब कि स्टैमिना कह सकते हो, जो हार्डनेस, जिसके पास गट्स होता है, कंसिस्टेंसीज होता है, कंसिस्टेंसी जिसे बोलते हैं, साहस, दृढ़ता, सहन शक्ति, वो फोर्टिट्यूड और करेज उसका मीनिंग होता है, ठीक है। फियर, डर, डिफेंस, रक्षा करना, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, ये सब होगा नहीं, बिल्कुल अलग ये मीनिंग दे रहा है, इसलिए आंसर हो जाता है करेज। क्वेश्चन नंबर 8 पे फोकस कीजिए। इसका अपोजिट बताना है आउटरेज का। मैं हिंट्स दूं, आउटरेज का मतलब होता है उल्लंघन, या मतलब किसी पे कोई इंसान जुल्म करता है तो जुल्म कह सकते हो, अत्याचार कह सकते हो, जिसका मतलब होता है भंग करना, उल्लंघन करना, अत्याचार करना, जुल्म करना, आउटरेज कहलाता है। तो ठीक इसके उल्टा पे आओगे अपोजिट में, तो क्या हो जाएगा? जो इंसान मान लो कि एकदम हम्बल है, पोलाइट है, मधुर है, वही होगा इसका उल्टा। जो एकदम सौम्य है, जेंटल, सॉफ्ट हार्टेड है, एकदम सुकुमार है, दयालु है, तो उसके लिए अपोजिट वर्ड आएगा, क्या आएगा? माइल्ड। माइल्ड का मतलब ही होता है हम्बल, कोमल, जेंटल, ठीक है। मैं जितने वर्ड्स बोल रहा हूँ सब के सब मैं सिनोनिम वर्ड बोलता हूँ, कि एक वर्ड से अगर समझ में नहीं आए तो कम से कम जो 5, 7, 10 वर्ड बोलता हूँ, किसी ना कोई वर्ड तो क्लिक करेगा आपके माइंड में, कोई तो याद होगा। तो मैंने इतने सारे वर्ड बोल दिया क्योंकि वोकैबुलरी इतना पढ़ाया मैं, वोकैब पे काम करते करते मेरे पास हिंदी का जो है ना वर्ड पावर, वो भी थोड़ा सा बेहतरीन हो गया है। मतलब कि अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो जो है हकीकत वो बता रहा हूँ कि वर्ड्स का जो मैं मीनिंग बताता हूँ उसमें बताते बताते बहुत सारा हिंदी आ जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि माइल्ड का मतलब सौम्य हो गया, कोमल हो गया, सुकुमार कहूँ, दयालु बोलूँ, नरम बोलूँ, ये सब इसका शुद्ध हिंदी हुआ और इसका सब सिनोनिम वर्ड है। इंग्लिश इसका बोला जा सकता है, माइल्ड का क्या कहो, बहुत सारा चीज़ कहा सकता है। सॉफ्ट हार्टेड कहो, जेंटल कहो, चार्मिंग बोलो, काइंड बोलो, समझ रहे हो, सब सही है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहता हूँ, ईजी वे में कोशिश कर रहा हूँ। इंटरनल आंतरिक, और रिगार्ड का मतलब सम्मान करना, और फॉरेन का मतलब विदेशी। क्लियर?
हाँ जी, फॉरेन रिगार्ड और इंटरनल, इंटरनल का मतलब आंतरिक, अंदर का, और रिगार्ड सम्मान करना, रिस्पेक्ट का सेंस देता है, और फॉरेन विदेश। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन से है। ये वर्ड आपको बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। क्या 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 डिमांड करते हो भाई, समझ नहीं आता। अभिमन्यु का कहना है कि सर आप भोजपुरी में क्या क्या कीजिए, बात कीजिए। मैं भोजपुरी में बात करने के लिए आया हूँ। मैं बिहार से हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे भोजपुरी आता नहीं है, लेकिन एक प्रोफेशनल लैंग्वेज होता है, समझ रहे हो। तो क्या हिंदी समझ में नहीं आ रही है? गजब, किसी दिन किडनी मांग लोगे, मुझे लग पता है कि सर एक दिन किडनी दे दीजिए। झूठ मूठ का मैं सेटल होऊंगा, वही इस किडनी को बेच के हम अपना करोड़पति बन जाएं। आते हैं बच्चों पॉइंट पे। हु एवर का मतलब होता है जो कोई का सेंस देता है। ऐसे कि आप लोग को बताया हूँ ग्रामर में प्रोनाउन चैप्टर प्रोनाउन चैप्टर में रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में 5 वर्ड बताया होगा, हु, हुम, विच, हुज, डैट। ये 5 वर्ड है जो रिलेटिव प्रोनाउन में मेरे से आपको ये वर्ड मिला होगा। वेयर आर यू फ्रॉम सर? मैं पटना से ही हूँ, पटना में ही रहता हूँ, पटना से हूँ। पटना छपरा का नाम सुने होंगे, वहीं से बिलोंग करता हूँ। आप ही के स्टेट से, हम सब एक ही स्टेट से हैं मुझे लगता है, बिहार से। तो बच्चों ये 5 रिलेटिव प्रोनाउन मिला है, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा एडवांस पॉइंट पढ़ोगे तो उसमें मिलता है हु एवर, हुम एवर, विच एवर, ऐसे करके वर्ड, तो रिलेटिव प्रोनाउन ही कहलाता है। तो ये प्रोनाउन है, जो भी स्टूडेंट बी बोल रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, प्रोनाउन ही होगा। देखिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कभी भी क्वेश्चंस आएगा जिसमें दो जो है ऑप्शन, उसको आप एलिमिनेट इजली कर सकते हो। 2 वर्ड को आप पहले एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है? तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बच जाते हैं, उसी 2 ऑप्शन में आपको बस जंग जीतना है। जैसे कोई भी बता सकता है कि हु एवर नाउन नहीं हो सकता, अगर नाउन के बारे में अगर अच्छे से आपको पता है तो। जैसे कि मैं बोलूँ कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। हु एवर ये जो है, रुक ना मैं रिप्लाई दूंगा, एक सेकेंड। एक स्टूडेंट का क्या कहना था, ये मैं बोल रहा था कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है, तो हुएवर एक नाम नहीं है, इसलिए नाउन होगा नहीं। वर्ब एक एक्शन वर्ड है। देखो तुम लोग भी ऐसे ऐसे जोक मारते हो ना सर, आप अपना दिमाग दे दीजिए एग्ज़ाम तक, और एग्ज़ाम बाद लौटा देंगे। कौन है? सोनू कुशवाहा। मतलब ये बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, ये चाहता है कि शॉर्टकट रास्ते से जंग जीत लो ना। और आपको लगता है मैं जो दिमागवा रख दोगे ना तो सही में आप फेल हो जाओगे। पूछो कैसे? क्योंकि मैं तो 15 में 15 इंग्लिश बना के आ जाऊँगा, लेकिन मैथ्स जीके में क्या करूँगा सोचो। तो अपना दिमागवा अपने पास ही रखो, शायद चांसेस भी है कि आप एग्ज़ाम क्रैक करके आ जाओ। मेरे दिमाग से चलोगे तो बस जो भी आशा है वो ख़त्म हो जाए। मैं गारंटी लेता हूँ सिर्फ इंग्लिश का, वो भी 15 में 15, 14 तक नहीं होने देंगे, 15 सही करके आएंगे। तो बच्चों वर्ब है नहीं, हुएवर है, तो एक्शन वर्ड है नहीं। और एडजेक्टिव जो है ये एक नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो ये भी होगा नहीं। आपके पास ये प्रोनाउन ही ऑप्शन बचता है, यही आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
ओके बच्चों, ऑल राइट, स्टूडेंट का आंसर सी है, बिल्कुल राइट आंसर है सी, अपीयरेंस। इसमें आपको शायद अंडरलाइन से कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाता होगा, एमएस वर्ड में आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन, लेकिन ठीक है यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डबल पी होता है। एपियर से अगर आप चाहो तो हिंट ले सकते हो, आंसर दे सकते हो। एपियर, एपियर मिला यहाँ सही, और सब में एपियर देखोगे तो गलत है, यहाँ डबल पी नहीं है, यहाँ डबल ई है, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है, यहाँ पे ई दिया हुआ है। ई होता है अपीयरेंस, मतलब कि उपस्थिति होता है, हाजिरी होता है, प्रेजेंटेशन होता है, शामिल होना होता है अपीयरेंस का मतलब, इसलिए सी ही आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज़ व्हाट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 11, देखते ही आंसर दे सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा फास्ट रखिएगा। थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम सही में दे दिया, लेकिन अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, थोड़ा फास्ट कीजिए। छोटा सा मैं 1-2 मिनट का ब्रेक दे दिया था इसी मैच में। तो ऑकर्ड एक वर्ड है, ऑकर्ड का मतलब होता है हैपेंड, मतलब घटित होना, ठीक है, होना होता है, होना, कोई चीज़ हो गया या कोई चीज़ हैपन हुआ, ऑकर्ड कहलाता है। तो इसमें डबल आर होता है, OCCURRED, ऑकर्ड, हैपेंड। तो बिल्कुल यही आंसर होगा ए, जो भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। बाकी के जो वर्ड है बिल्कुल करेक्ट है, ऊपर जरूर पहले पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा। ये बोल रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो इसमें एक ऐसा वर्ड होगा जो इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट स्पेलिंग की बात हो रही थी, तो ऑकर्ड का स्पेलिंग गलत था, बाकी 3 जो वर्ड है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, इसमें थोड़ा टाइम मुझे देना पड़ेगा, रियल में टाइम लीजिए, 1 मिनट मैक्सिमम, 1 से 1.5 मिनट, और आंसर जरूर दीजिए। कोशिश कीजिए कि इसमें एक ऐसा सेंटेंस आप जरूर बताइए। एक तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, करेक्टली रिटन सेंटेंस पूछ रहा है, इसमें एक सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है और बाकी के 3 सेंटेंस गलत है। तो ये जरूर कोशिश कीजिए कि बाकी के 3 सेंटेंस गलत क्यों है ये बता पाए। चाहो तो आप मैसेज शॉर्ट में दे सकते हो, एरर कहाँ कहाँ है, बी है कि सी है कि डी है कि ए है, कहाँ है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सारे स्टूडेंट दे देंगे तभी मैं शुरू करूँगा इसका एक्सप्लेनेशन। इतने कम टाइम में कौन सा बुक ले पैरामेडिकल के लिए। अब बुक खरीदी अभी तक चल ही रहा है, गजब है। लास्ट के मतलब एग्जामिनेशन 1 हफ्ते बचता है, 10 दिन बचता है, तब बुक खरीदने चलते हो, वाह क्या पढ़ाई है। यही सब है हमारे देश के भविष्य। अब बुक्स वगैरह नया चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, ज़्यादा चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। अगर सही में लेना चाहते हैं, अगर अभी से लेना चाहते हैं, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, प्रीवियस ईयर्स का जो बुक है उसी पे फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये टाइम में प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट नहीं कर सकते हो आप, मुझे लगता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट है नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट से 10-10, 15-15 क्वेश्चंस बनाना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन पॉसिबल है, किया जा सकता है। तो वही एक सजेशंस होगा मेरा, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर का बुक लीजिए, 2006 से मिलेगा या 2010 से मिलेगा, लेकिन लीजिए ज़रूर, ठीक है। अगर है तो ठीक, और नहीं है तो अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप अपने जहाँ जिस लोकेशन पे हैं, तो आपके पास PDF होना चाहिए, PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, जरूर PDF मिला होगा, 2010 से लेकर 2020 तक जरूर मिला होगा। कम से कम 10 साल के भी कर लोगे, 2010 से 20 सारा सब्जेक्ट, तो वो भी हमको लगता है काफ़ी है। इस लास्ट टाइम में मैं बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स अभी जगे हुए हैं, मतलब कि इस 1 महीने में जो सो के उठते हैं, बाकी दिन मस्ती, तो उनके लिए यही एक स्मार्टली काम हो सकता है। और बाकी जो 6 महीने 8 महीने से अच्छे से रगड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं पूरा थ्योरी ज़बरदस्त तरीके से, तो उनके पास तो पूरा दोनों हाथों में लड्डू है, उनको क्या कहना, उनका तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। रिवीजन बस उनके हाथ में बस रिवीजन है, ठीक है। जो भी है आप क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, जितने आप चैप्टर पढ़ चुके हो सबका क्वेश्चंस कीजिए। जैसे मान लो कि नाउन पढ़े हो, नाउन का थ्योरी कंप्लीट है, तो नाउन से क्वेश्चंस कीजिए। अब आप सोचोगे क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, तो कोई ना कोई सेल्फ स्टडी के लिए बुक तो जरूर होगा इंग्लिश का, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा। कोई एक इंग्लिश का बुक लो, क्वेश्चंस कर लो,
ठीक है। और नहीं तो सीधा आप माई इंग्लिश कंपेनियन में जाइए और वहाँ फाइल्स में जाके नाउन से क्वेश्चंस कीजिए, प्रोनाउन से क्वेश्चंस कीजिए, टोटल चैप्टर के क्वेश्चंस दिया हुआ है, आराम से कीजिए। ओके, आते हैं पॉइंट पे बच्चों। ये है इसका आंसर बी, मतलब यही एक सेंटेंस है जो करेक्टली रिटन सेंटेंस है, जो सही ग्रामेटिकली है। बाकी के 3 सेंटेंस गलत क्यों है, इस पे फोकस कीजिए। ये है फर्स्ट सेंटेंस गलत होने का रीज़न यही है कि सीन्स लगा है, तो इसके पहले भी बताया था, 1-2 दिन पहले किसी क्वेश्चंस में आया था, तो हैंड रिटन नोट्स आपको शो कराया था एक स्लाइड में कि सीन्स का यूज़ करते हैं जब भी, मतलब सीन्स वाले क्लॉज को हमेशा सिंपल पास्ट में रखते हैं। बताया था ना आप सभी को, जो स्टूडेंट डेली मतलब प्रेजेंट है उनको पता होगा कि सीन्स वाले क्लॉज का मतलब जब से का सेंस देता है और उसको हम हमेशा सिंपल पास्ट में रखते हैं। तो है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो आपको शी केम करना पड़ेगा। ओके, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। थर्ड सेंटेंस गलत क्यों है, तो यहाँ पे इसको प्रेजेंट हैबिट में बना दिया गया है, सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस को रख दिया गया है। मतलब कि वह पासिंग मार्क्स पाई है, ठीक है, मतलब पा चुकी, वो पाती नहीं है, वो उसका हैबिट नहीं है कि हमेशा पासिंग मार्क्स आता रहता है, उसको वो गॉट कर चुकी है, ठीक है, वो पास्ट में है। शी गेट्स नहीं, सी गॉट होगा, ठीक है, पासिंग मार्क्स पा चुकी है। वैसे ही वह एग्ज़ाम पास कर गया, वह एग्ज़ाम पास करता है, इसका हिंदी हो जाएगा वह एग्ज़ाम पास करता है। जैसे पासेज है सिंपल प्रेजेंट में, तो इसको भी सिंपल प्रेजेंट में मत रखिए, सिंपल पास्ट में रखिए। वह एग्ज़ाम पास कर गया, तो पास्ट करोगे, पास्ड, ठीक। तो यहाँ पे पासेज नहीं पास्ट, और यहाँ पे गेट्स नहीं गॉट, और यहाँ पे हैज़ को हटा के और कम को केम कर दोगे, यही था। और बाकी के ये जो बी नंबर देखोगे तो ग्रामेटिकली सही है। अगर आपके माइंड में चल रहा हो कि सर यू लगा है तो डज क्यों लगा है, डू क्यों नहीं लगेगा, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट होता तो डू लगाते, तो ग्रामेटिकली ये सिमिलर है, व्हाट के अकॉर्डिंग लगा है डज, तो बिल्कुल ये सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये भी मुझे लगता है देखते ही आंसर दे सकते हो, जिसका नाउन प्रोनाउन चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट है। ये है चैप्टर नाउन से, खासकर 10 से भी है। जो चारों सेंटेंस देखोगे तो पूरा ग्रामर का सेक्शन ही है, क्योंकि इसमें बताना है आपको इनकरेक्टली सेंटेंस, मतलब इनकरेक्टली रिटन सेंटेंस। कितना नंबर से पास होना होता है, एक स्टूडेंट का कहना है। इसमें पास फेल कुछ नहीं होता है, इसमें रैंक का बात है और कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा रैंक लाओगे, जितना बढ़िया रैंक लाओगे उतना बेस्ट आपका अपना कोर्स होगा, और क्या। कम मार्क्स होगा तो ज़्यादा हाई हो जाएगा, रैंक जाएगा, समझ रहे हो। किसी का 200 है तो मान लो कि वो 100 में है उनका रैंक, आप 300 आप मार्क्स है आपका, तो आप और ऊपर आओगे। अगर आपका 150 है तो वही 5000 10,000 में जाओगे। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई एक एग्जैक्टली आंकड़ा नहीं है। तो ये रैंक का खेल है, अच्छा मार्क्स अच्छा रैंक, और अच्छा रैंक तो अच्छा कोर्स अच्छा कॉलेज, और कुछ नहीं है। ओके, तो इसका आंसर स्टूडेंट का है कहना है बी। वेरी गुड, और बच्चे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ जी, ये भी होता है, अपने अपने कैटेगरी में भी देखना होता है। कुछ रिजर्वेशन होता है, गर्ल्स का अलग रिजर्वेशंस है, और जो जो होता है ना ओबीसी जनरल SC ST, वो सब का भी कैटेगरी अलग होता है। तो वो सब कुल मिला के आप उस सब चीज़ों पे फोकस मत कीजिए। आपका एक ही एम्बिशन और एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि पढ़ाई ज़बरदस्त हो, और ज़बरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके आए, बेस्ट एग्जामिनेशन जाए। और क्या है रिजर्वेशन, कौन सा कैटेगरी, कौन सा कोर्स, ये सब अभी भूलो, सीधा एग्ज़ाम पे फोकस करो। ज़बरदस्त एग्ज़ाम जाएगा तो ऑटो मोड में उसको डाल दो, बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो कोर्स मिल जाएगा, बस। और क्या,
तो इतना दिमाग मत लगाओ, विदाउट एनी प्रेशर यू हैव टू ओनली स्टडी राइट नाउ। ओके, ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़ में यहाँ पे आर नहीं इज का यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि न्यूज़ एक ऐसा रूल कहता है नाउन में कि कुछ वर्ड दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन एक्चुअली में वो उसका यूज सिंगुलर में होता है। जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट का नाम होता है जो दिखने में प्लूरल होते हैं, कोई गेम्स होते हैं वो जो दिखने में प्लूरल होते हैं, कुछ डिजीज़ होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन एक्चुअली में वो सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स बोलो, एस लगा है, मैथमेटिक्स, सिविक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ऐसे बहुत है, इकोनॉमिक्स, तो वो रूल आपको याद होगा। गेम में जिम्नास्टिक, एक्वेटिक्स, है ना। डिजीज़ में बहुत सारे डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ कह दो, मम्प्स, रिकेट्स, शिंगल्स, तो वो सारे के सारे वर्ड होते हैं प्लूरल दिखने में लेकिन होता है वो एक्चुअली में सिंगुलर। तो सिंगुलर का मतलब कि वो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होना चाहिए, आर नहीं इज। ओके, बाकी के जो सारे सेंटेंस है बिल्कुल सही है। मुझे एक बेड चाहिए लेटने के लिए, इसका हिंदी हुआ फर्स्ट नंबर का आई वांट अ बेड टू लाई, बिल्कुल सही है। कल ही परसों बताया था लाई और ले में डिफरेंस क्या है। ओके, सी नंबर आई फेल्ड लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर फेल्ड हो गया, सिंपल पास्ट में है, सही है। और डी नंबर है, मैं आशा करता हूँ कि उसे इसे मतलब कि इसका शुद्ध हिंदी में क्या बोलूँ, ही विल डू इट, वह इसे करेगा, मुझे आशा है कि वह उसे करेगा, सही तो है। 40 नंबर देखिए, हाँ बिल्कुल, बुक पर अगर फोकस कीजिएगा तो बुक्स में यही है, न्यूज़ के साथ इज लगाया होगा और आंसर भी बी ही दिया होगा। सोचो कैसे पॉसिबल है, एक तो न्यूज़ के साथ इज दिया है बुक में, मतलब कि ये सेंटेंस ही सही दिया है, तो कहाँ से गलती देखोगे भाई। तो वो इस मिस प्रिंट पे ध्यान मत दीजिए, इस पीडीएफ पे फोकस कीजिए जो माई इंग्लिश कंपेनियन प्रोवाइड कर रहा है आपको। 40 नंबर देखिए, तो बिल्कुल राइट आंसर है जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं, एज यू लाइक इट। ये पहले पूरे सेंटेंस को पढ़िए, ये कह क्या रहा है, क्वेश्चंस को समझने की पहले कोशिश कीजिए। ये लिखा हुआ है रोजलिंड, रोजलिंड एक कैरेक्टर है, मैं आप लोग को बताया था कल या परसों के ही क्वेश्चंस में विलियम शेक्सपियर के प्ले की बात किया था। ये चारों के चारों जो ऑप्शन है, विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़े पोइट थे, ठीक, जो सनेट्स भी बहुत लिखे हैं, पोइट्स भी लिखे हैं, नॉवेल्स भी लिखे हुए हैं। तो ये चारों के चारों विलियम शेक्सपियर के हैं, इतना फेमस लिखे हुए हैं कि हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ तक आ चुका है। एक हैदर मूवी देखिएगा, हैदर मूवी भी एक प्ले पे ही है जो शाहिद कपूर का फिल्म है बॉलीवुड में, मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा है विलियम शेक्सपियर कौन से प्ले पे है हैदर, लेकिन है अच्छी मूवी है, वो विलियम शेक्सपियर के प्ले पे ही बना हुआ है। तो लगभग जितने प्ले आप देखोगे चारों के चारों ये प्ले ऑप्शन में दिख रहा है ना, इस पे हॉलीवुड मूवीज़ हैं अगर आप चेक करोगे तो वैसे ही ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें एक रोजलिंड एक करेक्टर है। तो एज यू लाइक इट एक बहुत ज़बरदस्त प्ले था जिसमें रोजलिन एक करेक्टर है, उसमें कौन सा चरित्र निभाती है, तो उसको देखने के लिए रोजलिन का अगर दर्शन करना चाहते हो, उस खूबसूरत लड़की है, दर्शन करना है, कीजिए फिर। ये है हमारी कौन, रोजलिंड, हमारी नहीं हम सब की, ये एक हीरोइन जो प्रोटैगोनिस्ट भी है, जो एज यू लाइक इट का एक खूबसूरत सा इसका कैरेक्टर है, जिस 1600 ईस्वी में ये प्ले आया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और ये एक उसमें अपना भेष बदलती है, मतलब इस कैरेक्टर में उसका काम क्या था, वो शेफर्ड रहती है। शेफर्ड मतलब होता है गडेरिया जो भेड़ को चराता है, तो ये भेड़ चराने वाली उसमें होती है शेफर्ड, जिसका नाम गैनीमेड होता है। तो वो खुद को उसमें भेष बदल के वो जैसे भी वो कैरेक्टर उसका है, मतलब प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है हीरोइन, नायिका होता है या हीरोइन कह सकते हो। तो रोजलिन एक हीरोइन है या प्रोटैगोनिस्ट है उस प्ले की, एज यू लाइक इट की, जो 1600 ईस्वी में आया था वो प्ले विलियम शेक्सपियर के द्वारा।
जो शेफर्ड होती है उसका कैरेक्टर शेफर्ड का होता है, गैनीमीड कहलाती है। ओके, ये खूबसूरत सी है ये रोजेनेल। अब ये मत बोलना कि सर जिंदा है कि मर गई अपने रिश्ते के लिए, बिल्कुल नहीं, भूल जाओ, दिल तोड़ लो अपना। यहाँ देखो 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट। चलिए ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। नेहरू इज हिज लेटर्स टू हिज डॉटर मेंशन दैट न्यूलिथिक मेन यूज टू क्लॉथ देमसेल्व्स विद क्लॉथ मेड अप फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट। मतलब ये कि जवाहरलाल नेहरू जब विदेश में थे तो अपने बेटी को वो लेटर लिखा करते थे, अपने डॉटर को याद में, जो डॉटर की याद करते थे तो वो लेटर्स लिखा करते थे, या कोई भी प्रोफेशनल या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए वो लेटर लिखा करते थे, तो वो बहुत फेमस हुआ करता था। उसके लिए एक बुक भी आ चुका है अभी, चाहना मतलब वो अगर लेटर पढ़ना चाहते हो कि उस लेटर में क्या क्या डिस्कशन करते थे अपने बेटी से नेहरू जी, तो उसमें मिलेगा आपको कि उसमें एक न्यूलिथिक मेन जो है, पहले जो आदिवासी जो लोग थे वो कौन से कपड़े को यूज़ करते थे, तो ये दर्शाया गया। चलो अब नेहरू जी को दर्शन करते हैं। अब बोलो नेहरू जी के दर्शन करके क्या ही कर लेंगे। देखो देखो, जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी जो थी कौन, इंदिरा गांधी। तो इसमें ब्रीफ में दिया गया है पहले तो इंदिरा गांधी के बारे में छोटा सा शॉर्ट में, कि वो इंदिरा गांधी 1917 से 1984 उनका जन्म, उनका मृत्यु, और ये जो है शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। और इनके जो हस्बैंड का नाम था फिरोज़ गांधी था, 1912 से 1960 उनका ये। तो ये तो इनका ब्रीफ में ये है, इनका थोड़ा जीवनी। लेकिन ये जो है एग्जैक्ट क्वेश्चंस का ये ब्रीफ टू द पॉइंट बात कर रहा है, ये टेक्स्ट जो है ऊपर। नेहरू is his letters to his daughter mentioned that Neolithic men used to cloth themselves with cloth made of with flax। मतलब फ्लैक्स का बना हुआ जो कपड़े होता था ना। अब सोचो कि ये एनसीईआरटी के बुक में कहीं ना कहीं मेंशन किया गया होगा उस लेटर को, ठीक, तो उस लेटर में ही वो बहुत बार डिस्कशन हुआ होगा उस कपड़े के बारे में, कि वो जो कपड़ा होता था, जो न्यूलिथिक मेन जो होते थे, जो पहले के जो आदमी आदिवासी जो लोग थे, वो मतलब किस टाइप के वो कपड़ों का यूज़ करते थे, उसमें किस तरीके का जो चीज़ का यूज़ करके बनाया गया होता है। तो ये जो हीरोइन जैसे दिख रही है, ये जो लड़की, यही लड़की जो कपड़े का ड्रेस का जो यूज़ की है, ये फ्लैक्स का बना हुआ है। इसी टाइप का जो कपड़ा होता है यही है फ्लैक्स का बना हुआ। ओके, तो ये रहा हमारा टोटल डिस्कशन पूरा रिसर्च पे, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आनंद आया होगा ये 15 क्वेश्चंस बना के, समझ के, एक्सप्लेनेशन सुन के। ओके, तो मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम पे। टाइम हो चुका है, 15 क्वेश्चंस भी सोल्यूशन हो चुका है पूरा डीप स्टडी के साथ।